दोस्तों दूसरी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट और उसमें हम पढ़ रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। आज ये चौथा एपिसोड है। इसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 पहलुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का विरोध किसने किया, क्यों किया, क्या आधार थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की फिलोसॉफी की किस बेस पर आलोचना की जाती है। आलोचना और विरोध का बेसिक डिफरेंस ये है कि विरोध का अर्थ है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किसी चीज की बुराई करना या आलोचना करना, लेकिन आलोचना का अर्थ होता है फिलोसॉफिकल थॉट या जो भी आपका कोई थ्योरी है उसके फाउंडेशन पर सवाल खड़े करना, इसे आलोचना कहा जाता है। हम आज बात करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या रेलेवेंसी है, क्या आज भी साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 19वीं सदी 20वीं सदी के दूसरे और पहले दशक में था, और इसका एप्लीकेशन उस समय कहां किया गया और क्रांतिकारी बदलाव लाए गए। दोस्तों विरोध किया प्रबंधकों ने सबसे पहले और सुपरवाइजरों ने। किस बेस पे विरोध किया? उनकी डिस्क्रिशन खत्म कर दी साइंटिफिक मैनेजमेंट ने, यानी उनके विवेकीय निर्णय लेने की या अपने मर्जी से जो निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति थी प्रबंधकों और सुपरवाइजरों में, उसको उसने समाप्त कर दिया। क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट वकालत करता है साइंटिफिक मेथड्स की, वैज्ञानिक तरीकों की, वैज्ञानिक पद्धतियों की। तो प्रबंधक और सुपरवाइजर विरोध में आ गए। दूसरा विरोध किया कामगारों ने। कामगारों को इस बात पर विरोध था कि काम का मानकीकरण कर दिया गया है, उनकी मोशन और स्पीड, उनकी गति और काम करने के तरीके पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और उनको लगा कि हम मशीन बन गए हैं। तीसरा विरोध उभरा श्रमिक संगठनों की तरफ से। श्रमिक संगठनों ने सोचा कि अगर कामगार, प्रबंधक और एम्प्लॉयर, इन तीनों में अगर मानसिक क्रांति हो गई और तीनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करना शुरू कर दिया तो हमारी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। यानी सामूहिक रूप से एक संगठनात्मक तरीके से प्रबंधकों पर या एम्प्लॉयर्स पर दबाव डालने की जो इनकी क्षमता है, इनको लगा कि हम इररिलेवेंट हो जाएंगे, इनको लगा कि हमारे अस्तित्व पर संकट आ जाएगा अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट सफल हो गया। दूसरा आज का टॉपिक है आलोचना। किन लोगों ने किन आधारों पर आलोचना की? दोस्तों इसकी आलोचना का सबसे बड़ा आधार है पर्सन एज मशीन पर्सपेक्टिव, कि इसमें व्यक्ति को एक ऐसी मशीन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया जो एफिशिएंट हो, इकोनॉमिकल हो, जिसकी स्पीड पहले से निर्धारित हो, जिसके मोशन पहले से निर्धारित हो, जिसकी गतियां निर्धारित हो, जिसकी स्पीड निर्धारित हो। यानी एक तरह से इम्पर्सनल फिलोसॉफी पे टिका हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये व्यक्ति को एक तंत्र के अलावा कुछ नहीं समझता, इसलिए बहुत सारे प्रबंधकीय चिंतकों ने, प्रशासनिक चिंतकों ने, विचारकों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की भयंकर आलोचना की। इसकी बेसिकली फिलोसॉफी पर उन्होंने प्रहार किया। दूसरी आलोचना का आधार है प्लान और एग्जीक्यूशन में क्लियर डिवीजन करना साइंटिफिक मैनेजमेंट द्वारा। इस कारण से चिंतक, विचारक मानते हैं कि इससे टीम भावना का ह्रास होता है, और अगर वास्तविक स्वरूप में भी हम देखें तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्लान में एग्जीक्यूटिव्स का रोल नहीं रहेगा तो इफेक्टिव प्लान नहीं बन सकती, और प्लानर्स अगर एग्जीक्यूशन को प्रभावी तरीके से समझ पाने में सक्षम नहीं है तो उस काम का, उस टास्क का एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर नहीं हो सकता। दोस्तों तीसरी इसकी आलोचना का आधार है कि इसने लोगों की पहल करने की प्रवृत्ति पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ना प्रबंधक कोई ऐसा निर्णय ले सकते थे, कोई इनिशिएटिव ले सकते थे, कोई इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते थे, और ना कामगार, क्योंकि इधर साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड्स पे बल दे दिया गया और इधर काम का मानकीकरण कर दिया गया। इन दोनों से यह अपेक्षा की गई कि ये इनसे किसी भी तरीके से डेविएट नहीं होंगे। चौथी इसकी आलोचना का आधार है, तीसरी आलोचना का आधार ये इनिशिएटिव्स को
समाप्त कर देता है। इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। चौथी इसकी आलोचना, भयंकर आलोचना की साइमन ने इसको एक शारीरिक संगठन सिद्धांत कहा कि ये बेसिकली ऐसे संगठनों की कल्पना करता है जो अपने एनवायरनमेंट से ना प्रभावित होते हैं ना एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, जबकि कोई भी संगठन अपने आसपास के सामाजिक वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से, राजनीतिक वातावरण से, आर्थिक वातावरण से जबरदस्त प्रभावित होता है। और जो व्यक्ति है संगठन में काम करने वाला, वो परिवार से, अपनी मनोवृत्ति से, अपने मित्रों से, अपने समूहों से भी काफी हद तक प्रभावित होता है और उनको करता भी है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जो चिंतन है, वो इन सारे पहलुओं की उपेक्षा करता है, इसलिए इसको कतई तार्किक नहीं कहा जा सकता और इसकी वैधता पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, ऐसा हर्बर्ट साइमन कहते हैं। तीसरी आज का जो विषय है वो है इसकी रेलेवेंस, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस रही, क्या इसकी महत्ता है। तो दोस्तों ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये वार ऑन वेस्ट था, यानी किसी भी प्रकार की बर्बादी, किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, चाहे वो समय का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे एफर्ट्स का हो, चाहे रिसोर्सेज का हो, इनके खिलाफ एक भयंकर लड़ाई की शुरुआत थी। इसने एफिशिएंसी क्रेज डेवलप किया संगठनों में कि हम एफिशिएंट वे में काम करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसने इकोनॉमिक प्रूडेंस को एस्टैब्लिश किया। इसने मितव्ययता को संगठनों का एक प्रमुख गोल बनाकर, पर्पस बनाकर प्रस्तुत किया और संसाधनों की बर्बादी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इसके जो सारे सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक अप्रोच पर हैं, यानी ये हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश करता है, वैज्ञानिक तरीके विकसित करता है, उनका प्रभावी इंप्लीमेंटेशन करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया कोई भी काम असफल नहीं होता। दोस्तों अंत में कहा जा सकता है कि इसने मास प्रोडक्शन फॉर मासेज शुरू किया, यानी आम जनता के लिए व्यापक स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया, जिससे आम जनता अफोर्डेबल कॉस्ट पर क्वालिटी गुड्स एक्वायर करने में, उपयोग करने में, यूटिलाइज करने में सक्षम हुए। ये जो सारे इसके रेलेवेंस है, ये ऐसी महत्ता है, ये ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी ना उस समय उपेक्षा की जा सकती थी, ना इस समय उपेक्षा की जा सकती है। इसके जो आलोचनात्मक आधार हैं उनको दूर किया जा सकता है, इसमें जो कमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं, लेकिन इसमें कमियां होने के बावजूद इसकी महत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकता। दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें कि कहां इसको उस समय उपयोग में लिया गया जब ये काफी चर्चित था, अपनी शुरुआती अवस्था में था, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, तो उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने यहाँ अपनाया और जो उनकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड्स जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर और बाकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट से जुड़े हुए चिंतक थे उनकी सारी प्रस्तावनाओं को प्रभावी तरीके से अप्लाई किया और अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जबरदस्त सफलता अर्जित की। अगर कंपनी के स्तर पर बात करें तो हेनरी फोर्ड ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और असेंबली लाइन सिस्टम डेवलप किया और कार प्रोडक्शन में हेनरी फोर्ड की कंपनी फोर्ड उस समय विश्व की सिरमौर कंपनी बनकर उभरी, जिसमें सबसे बड़ा रोल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। दोस्तों अंत में कहा जा सकता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा मास मूवमेंट था जिसने फैक्ट्री सिस्टम को व्यापक स्तर पर बदल दिया, इकोनॉमिक वे में काम करना, एफिशिएंट वे में काम करना, साइंटिफिक वे में काम करना सिखाया प्रबंधकों को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को। दोस्तों कुछ दिन पहले एक लेख आया था H.L. सेस्टर का, उन्होंने कहा है कि आज भी जो विधायिका है जहां राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, जो सदन है, वहां फ्रेडरिक विंसलो टेलर का भूत
सर मुंह बाए खड़ा रहता है और हमेशा डराता रहता है राजनीतिक नीति निर्धारकों को कि हम कैसे सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, साइंटिफिक बनाएं। व्यावहारिक जीवन में भी आप देखते हैं, आप भी अपने हर काम को साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सरकारें भी जो संगठन हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे सरकारी संगठन हैं, सारे संगठनों का बल है कि ज्यादा से ज्यादा 3 E's पर फोकस करना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ को अचीव किया जा सके। तो दोस्तों, आज ये चौथा एपिसोड था। आशा है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और आपने अपनी किताब में पढ़ना शुरू कर दिया होगा। वैसे वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत सरल टॉपिक है। धन्यवाद, नमस्कार।